फिल्म आइट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप से शुरू होती है, जहां हजारों यहूदियों को इकट्ठा करके कैद किया जा रहा है। रात के अंधेरे में डरे हुए कैदियों का हंगामा साफ दिख रहा है। अगली सुबह एक कैदी को दरवाजे पर तब तक लटकाया जाता है जब तक कि उसकी जान धीरे धीरे निकल न जाए। कैंप में बंद अल्फ्रेड सिपाहियों की दरवाजों पर जोर से पीटने की आवाज से जाग जाता है। सामुदायिक क्षेत्र से बाहर निकलते हुए अल्फ्रेड कैदियों से भरी एक कटोरी गर्म सूप लेता है। उसे बांटते हुए वह फिर सामुदायिक कपड़े धोने के क्षेत्र में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक साथी कैदी से होती है जो अभी एक हफ्ते पहले ही वहां आया है। वह उस आदमी से उसकी कटोरी के बारे में पूछता है और वह युवक उसे बताता है कि वह चोरी हो गई थी, ये समझाते हुए कि ब्लॉक इंस्पेक्टर उसे बिना उसके खाना नहीं देगा और उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अल्फ्रेड उसे अपनी कटोरी दे देता है और उसे केवल चाय से धोने का निर्देश देता है, क्योंकि पानी से उसे टाइफस हो जाएगा। वह उसे यह भी बताता है कि वह रोज दाढ़ी बनाए ताकि वह लाल गालों के साथ स्वस्थ दिखे। बाहर जाते हुए अल्फ्रेड हाल ही में मरे हुए लोगों की संख्या लिखता है और उसे दूसरे कैदी को दे देता है। कैदियों की 3 लंबी कतारों को ले जाते हुए देखने के बाद अल्फ्रेड चुपके से उन घरों में से एक में घुस जाता है जहां जर्मन लाशें रखते हैं और जमीन से एक कैन खोदकर निकालता है। उसे खोलता है और उसमें से एक छोटी ट्यूब जैसी चीज निकालता है और उसे अपनी पैंट में छिपा लेता है। बाहर से कुछ आवाज सुनकर अल्फ्रेड चौंक कर मुड़ता है और चारों ओर देखता है। दृश्य बदलता है और हम उस पहले दिन में पहुंच जाते हैं जब अल्फ्रेड कैंप में आया था और एक महिला के साथ अपना नाम और व्यवसाय दर्ज करा रहा था। उसे एक लाइन में धकेल दिया जाता है जहां कैदियों के बाल काटे जाते हैं और उन्हें नंबर दिए जाते हैं। प्रभारी जर्मन अधिकारी उनसे अपने नाम भूल जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब से उन्हें उनके नंबरों से जाना जाएगा ताकि सटीकता बनी रहे। बाल काटने और नंबर गुदवाने के बाद अल्फ्रेड को उसके कैदी के कपड़े दिए जाते हैं और काम शुरू करने के लिए कहा जाता है। सालों बाद अल्फ्रेड और उसका दोस्त रुडोल्फ कैंप से भागने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा है उसे लिख रहे हैं, इस उम्मीद में कि वे जानकारी स्लोवाकिया में महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचा सकेंगे। दोनों आदमी कागजों को कैन में छिपाकर उस जमीन में गाड़ देंगे जहां मुर्दे रखे जाते हैं। जाने की तैयारी करते हुए अल्फ्रेड और रुडोल्फ एक ट्रांसपोर्टेशन बॉक्स में छिप जाते हैं, इस उम्मीद में कि उस रात उनकी तलाशी नहीं ली जाएगी। प्रत्येक बैरक में लोगों की गिनती करते समय ये पता चला कि बैरक नंबर 9 से एक व्यक्ति गायब है। कमांडर को सूचित करने के बाद वह अपने आदमियों को लापता आदमी की तलाश करने का आदेश देता है, यह मानते हुए कि कैदी बस मिट्टी में औंधे मुंह लेटा होगा। जब उन्हें आदमी का कोई निशान नहीं मिलता है तो अलार्म बजने लगते हैं और जगह को रोशन करने के लिए आसमान में फ्लेयर्स छोड़े जाते हैं। कप्तान तब अपने अधिकारी को किसी भी तरह से यहूदियों की तलाश करने का आदेश देता है। उसे बताता है कि जब तक वे नहीं मिल जाते वह बैरक के बाहर ही रहेगा। कमांडर तब बैरक की स्थिति की देखरेख करने वाले यहूदी सुपरवाइजर को ले जाता है और उसे 25 कोड़े मारता है। कैदी के गायब होने के कुछ दिनों बाद कमांडर को पता चलता है कि युद्ध में उसके बेटे की मौत हो गई है और वह चिड़चिड़ा हो जाता है। वह अपने आदमियों को बैरक नंबर 9 के सभी आदमियों को जमीन में केवल उनके सिर बाहर निकालकर दफनाने का आदेश देता है। वह उन्हें अपने बेटे की एक तस्वीर दिखाता है, अपनी पत्नी के लिए दुख महसूस करता है और फिर अपने घोड़े से उनके सिरों पर लात मारना शुरू कर देता है। अपने छिपने की जगह में अल्फ्रेड और रुडोल्फ जर्मन सैनिकों से डर जाते हैं, जो अब उन्हें ढूंढने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कुत्ते को उनके छोटे से ठिकाने के पास आते देख रुडोल्फ अपना चाकू निकालता है और उसे अपनी छाती के पास रखता है। थोड़ी देर सूंघने के बाद कुत्ता सैनिक के साथ चला जाता है, जिससे कैदियों को राहत की सांस मिलती है। रुडोल्फ का चेहरा आंसुओं से भीग जाता है। बैरकों के सामने कैदियों के साथ बैठने के लिए मुकर्रर अफसर उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसे धक्का देकर अंदर कर देता है, जिससे वह जमीन पर घुटने टेक देता है। अफसर कैदी से कहता है कि पिछली रात उसने उसे 10 बार मारने के बारे में सोचा था, जब उसने उसे चुपके से अपने दोस्तों को रोटी बांटते हुए देखा था। पकड़े जाने का एहसास होने पर कैदी जुर्म कबूल कर लेता है और अफसर से कहता है कि ये सिर्फ उसकी गलती थी। अफसर कैदी से पूछता है कि कैदी कैसे भागे। उसे बताता है कि वे पहले से ही मर चुके थे, भले ही उन्हें अभी तक इसका एहसास न हुआ हो। अफसर को सीधे देखते हुए कैदी उसे बताता है कि जो लोग अपनी जगह पर खड़े रहते हैं उनके लिए मौत पहले आती है। उसे ध्यान से देखते हुए अफसर उसे बताता है कि वह जानता है कि किसी ने कैदियों को भागने में मदद की थी और उसे शक है क्योंकि वह लोगों की मदद करना पसंद करता था। फिर वह उसे बताता है कि वह अपने दोस्तों को सिर्फ मौत की सजा देगा और उसे वापस लाइन में घसीटते हुए ले जाता है। गोलियों की आवाजें सुनाई देती है क्योंकि जर्मन उस भगदड़ को रोकने की कोशिश करते हैं,
जो तब शुरू होती है जब नए कैदियों को उन गाड़ियों से बाहर निकाला जाता है जो उन्हें वहां लाई थी। जैसे ही वे सभी दिशाओं में भागते हैं, जर्मन सैनिक उन्हें एक एक करके गोली मार देते हैं, जिससे रुडोल्फ घबरा जाता है और अपनी छिपने की जगह से निकलने की कोशिश करता है। अल्फ्रेड उस पर काबू पा लेता है और गोलियां रुकने तक अपने दोस्त को शांत रखने की कोशिश करता है। जिस कैदी से अभी पूछताछ की गई थी वो वापस अपनी लाइन में मिल जाता है, लेकिन चौंक जाता है जब एक गलती से चली गोली उसके सामने खड़े आदमी के सिर में लगती है, जिससे वो सदमे से कांपने लगता है। उस रात जब कैदी वहां ठिठुरते हुए खड़े थे, अफसरों ने उनमें से एक आदमी की ओर इशारा किया और उससे कहा कि वह जानता है कि उसकी बेटी दूर के महिला कैंप में है। आदमी एक लड़की को अपनी जान की भीख मांगते हुए देखता है और देखता है कि अफसर उसे सिर में गोली मार देता है, जिससे वह घुटनों के बल गिर जाता है। दूसरा कैदी उसे उठाता है और उससे कहता है कि जिस लड़की को उन्होंने गोली मारी थी वह पोलिश के बजाय स्लोवाकियन बोल रही थी, जिसका मतलब है कि वह उसकी बेटी नहीं थी। वे समझते हैं कि अगर उन्हें दूसरी लड़की चुननी पड़ी तो उसकी बेटी पहले ही मर चुकी थी। उनके साहसिक भागने के तीसरे दिन अल्फ्रेड अपने दोस्त को नींबू की खटास का स्वाद लेते हुए सुनकर जाग जाता है। इस बीच बैरको में ग्रुप 9 के थके हुए सदस्यों को काम पर वापस बुलाया जाता है। उनके शरीर और दिमाग 3 लगातार दिनों से आराम से वंचित है। उनकी स्थिति की थकान और तनाव उन पर बुरी तरह हावी है, क्योंकि वे एक और थकाऊ दिन के श्रम का सामना करने की तैयारी करते हैं, इस बात से अनजान कि उनके दोस्त अंदर है। कैदियों ने उस रात अल्फ्रेड और रुडोल्फ जिस धातु की चादरों के नीचे छिपे थे उन्हें ढेर करना शुरू कर दिया। दोनों आदमी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाते हैं कि ढेर की हुई चादरें इतनी भारी है कि वे उन्हें धक्का देकर हटा नहीं सकते। बैरको में अफसर कैदियों को ठंड में बाहर खड़ा करके उन्हें यातना देना जारी रखता है। उनमें से एक आदमी को चुनकर अफसर उसे एक तरफ ले जाता है। उसकी बंदूक उसके सिर पर तनी होती है। इससे पहले कि उसे जानवर की तरह गोली मार दी जाए, कैदी एक बात कहता है और अफसर पर हमला कर देता है। उसका गला घोंट देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। आदमी की हरकतों से डरकर अफसर आदमी को छाती में गोली मार देता है और फिर दूसरों को बैरक में वापस जाने का आदेश देता है। यार्ड में रुडोल्फ और अल्फ्रेड अपनी छिपने की जगह को ढकने वाले बोझ को हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। एक जोरदार कोशिश के बाद वे सफल होते हैं और कैंप से रेंगते हुए तार की परिधि तक पहुंच जाते हैं। उनके आश्चर्य के लिए वे देखते हैं कि गार्डों को उनके पदों से हटा दिया गया है। कम प्रोफाइल बनाए रखते हुए दोनों आदमी तारों के माध्यम से निकलने में एक दूसरे की मदद करते हैं। अंततः आजादी हासिल करने पर अल्फ्रेड खुशी के आंसुओं से भर जाता है, क्योंकि उसने खुद को ये मान लिया था कि वह कैंप की सीमाओं के भीतर ही मर जाएगा। कुछ मील चलने के बाद रुडोल्फ और अल्फ्रेड छिपने का फैसला करते हैं। सूरज ढलने तक वे खुद को छुपा लेते हैं ताकि उस रात उन्हें कोई देख न सके। रुडोल्फ बहुत बीमार हो जाता है और सोचता है कि यह उन बेरीज की वजह से है जो उसने पहले खाई थी, लेकिन अल्फ्रेड को एहसास होता है कि ये तारों से लगे खरोंच के कारण हुआ इन्फेक्शन है। अगली सुबह दोनों आदमी जल्दी उठते हैं और जंगल के किनारे की ओर जाते हैं जो मुख्य सड़क पर खुलता है। ये महसूस करते हुए कि वे बॉर्डर से सिर्फ 2 या 3 दिन दूर थे, उन्होंने सीधे जाने का फैसला किया, क्योंकि घूमकर जाने से उनके सफर में समय बढ़ जाता। रुडोल्फ अपने दोस्त पर झुकता है जिसने उसे अपने जूते दिए थे और जंगल में लड़खड़ाता हुआ चलता है। उस दोपहर दोनों आदमियों ने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया और एक बड़े पत्थर पर झुककर बैठ गए जो उन्हें छिपाने में मदद कर रहा था। अचानक अल्फ्रेड को एहसास होता है कि उनसे वह एक ट्यूब गिर गई है जिसका इस्तेमाल वे अपनी लिखी कहानी को ले जाने के लिए कर रहे थे। घबराहट में वे पास आती पच्चाप की आवाज से चौंक जाते हैं। उनके दिल धड़कने लगते हैं क्योंकि वे बेसब्री से आने वाली शख्सियत की पहचान का इंतजार करते हैं। उन्हें एक महिला गुजरती हुई दिखाई देती है जो उन्हें देखती है और उनसे आंखें मिलाती है। वह पूछती है कि क्या वे बॉर्डर की ओर जा रहे हैं और उन्हें तसल्ली देती है कि वे उसके करीब है। फिर वह भूखे आदमियों को कुछ रोटी देती है और अपनी यात्रा जारी रखती है। कुछ घंटों बाद वह महिला एक आदमी के साथ लौटती है और अल्फ्रेड उसे नीचे उनकी ओर इशारा करते हुए देखता है। हालांकि आदमियों को पहले लगता है कि वह उन्हें धोखा दे रही है। महिला उनके पास आती है और अल्फ्रेड के घायल पैरों के लिए उसके जूते देती है। जब वह डर से उस आदमी को देखता है तो महिला अल्फ्रेड से कहती है कि वह सिर्फ उसका देवर है और वह उन इलाकों में रास्ता जानता है। फिर वह उन्हें एक कटोरा भर खाना देती है और उन्हें खाने के लिए कहती है। उनके मुंह में खाना ठूंसने के बाद दोनों महिला के देवर के पीछे जंगल से गुजरते हैं। भागने के 11 दिनों के बाद दोनों आदमी लगातार पीछा और कठोर मौसम से थक चुके हैं।
अल्फ्रेड अपनी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंचकर जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर उसे आगे ले जाने से इनकार कर देता है। आराम की सख्त जरूरत होने के बावजूद अल्फ्रेड अपनी स्थिति की तात्कालिकता को समझता है और निर्दयी जंगल के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए अपनी आखिरी ताकत जुटाता है। कुछ घंटों बाद दोनों आदमी एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां कई केबिन बने हुए हैं। वहां पहुंचने के बाद अल्फ्रेड अब खड़े रहने में सक्षम नहीं होता और जमीन पर गिर जाता है। जब वो होश में आता है तो वह एक बूढ़े आदमी और औरत को उसकी देखभाल करते हुए देखता है, इससे पहले कि वह फिर से बेहोश हो जाए। कई दिनों बाद अल्फ्रेड जागता है और पाता है कि उसकी पैर की पट्टियां बदल दी गई हैं, जिससे उसे काफी राहत मिलती है। रसोई में प्रवेश करने पर वह रुडोल्फ को पहले से ही मेजबानों के साथ नाश्ता करते हुए पाता है। जैसे ही वह उनके साथ मेज पर बैठता है, एक जोरदार दस्तक कमरे में गूंजती है, जिससे दोनों आदमी तनाव में आ जाते हैं क्योंकि एक सैनिक अंदर आता है। उन्हें शांत करते हुए बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि सैनिक उनमें से एक था और उन्हें जहां वे जा रहे हैं उसके लिए अलविदा कहता है। सैनिक दोनों आदमियों को एक बड़ी हवेली तक ले जाता है जहां प्रतिरोध गुप्त रूप से काम कर रहा है। जब वे आखिरकार पहुंचते हैं तो उन्हें नियुक्त नेताओं के सामने बैठाया जाता है, जो उन्हें बताते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते। जवाब से निराश होकर अल्फ्रेड उनसे कहता है कि शायद उनसे यहाँ आकर गलती हुई है। जब वे अपना सामान पैक करना शुरू करते हैं तो उनमें से एक आदमी उनसे एक और दिन रुकने की भीख मांगता है ताकि वे रेड क्रॉस के प्रतिनिधि मिस्टर वॉरेन से बात कर सकें। इस बीच वे दोनों बचे लोगों को एक टाइपराइटर देते हैं और उनसे अपने कागजात व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। अगले दिन रुडोल्फ और अल्फ्रेड को वॉरेन से मिलवाया जाता है, जो जर्मन रेड क्रॉस में अपने संपर्क से मिली जानकारी का हवाला देते हुए तुरंत उनकी कहानी पर संदेह करता है। बैठने के बाद वह उन्हें भोजन और दवा से भरा एक डिब्बा देता है, ये समझाते हुए कि रेड क्रॉस ने हजारों सामान का निरीक्षण करने पर बचे हुए लोगों ने वॉरेन को गंभीरता से आश्वासन दिया कि इनमें से कोई भी चीज कभी कैदियों तक नहीं पहुंची थी। वॉरेन ने जिक्र किया कि उन्होंने कैंपों में स्थितियों के कामकाज को देखने के लिए पर्यवेक्षकों का एक समूह भेजा था। उस सटीक दिन को याद करते हुए अल्फ्रेड पुष्टि करता है कि उसे याद है कि कैंप असामान्य रूप से शांत था, लेकिन पर्यवेक्षकों ने जरूर कुछ ऐसा देखा होगा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि जर्मनों ने जिसे कार दुर्घटना कहा था उसमें उनकी मौत हो गई थी। जब वॉरेन ने आइट्स में मारे गए यहूदियों की संख्या के बारे में पूछा तो अल्फ्रेड ने खुलासा किया कि 1.5 मिलियन मारे गए थे और जर्मनों ने अपनी क्रूरता को अन्य समूहों तक भी बढ़ाया था जिन्हें वे दुश्मन मानते थे। अमेरिकियों के साथ बातचीत करने के वॉरेन के सुझाव पर अल्फ्रेड ने जोरदार ढंग से अपना गुस्सा व्यक्त किया और कहा कि उन्हें हथियारों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उन्होंने कैंपों को मिटाने के लिए बमों के इस्तेमाल की वकालत की। इस बात पर जोर दिया कि कैदी भी उस भयानक जगह पर नरक की आग बरसते हुए देखने के लिए तरस रहे थे। रुडोल्फ और अल्फ्रेड द्वारा अपनी रिपोर्ट, जिसे वर्बा व्लर के नाम से जाना जाता है, देने के बाद अमेरिकी मीडिया द्वारा इसे प्रकाशित करने में 7 महीने लगे। तब भी इसे संपादित किया गया था क्योंकि संपादकों ने मान लिया था कि कोई भी इसकी विस्तृत भयावहता पर विश्वास नहीं करेगा। लगभग 2,500 लोगों को आइट्स कैंप में निर्वासित किया गया था और अनुमान है कि 100,000 से ज्यादा लोगों की वहां हत्या कर दी गई थी। 2 बचे लोगों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट ने 1,20,000 कैदियों की जान बचाई जो कैंपों में निर्वासन का इंतजार कर रहे थे। और इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। स्क्रीन पर अगले रिकैप देखें और ज्यादा अद्भुत स्पष्टीकरण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे।